नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास ऑडियो वर्जन। इस विशेष कड़ी में हम हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास को ऑडियो फॉर्म में जानने का प्रयास करेंगे, जिसमें हिंदी साहित्य के इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी, हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी एवं इनसे संबंधित जितने भी रचनाकार हैं उन रचनाकारों के साहित्यिक योगदानों को जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ आज हम भारतेंदु युग के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो स्वागत है इस विशेष कड़ी में, आप सभी सम्मिलित होइए। इसके साथ साथ हम अगली वीडियो में द्विवेदी युग के बारे में जानेंगे एवं जितने भी छायावाद, प्रगतिवाद एवं हिंदी साहित्य के विभिन्न आंदोलनों के बारे में ऑडियो फॉर्म में जानने का प्रयास करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम भारतेंदु युग से। तो आज हम जानेंगे भारतेंदु युग के साहित्य के बारे में और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनको हम देखने का, उनका उत्तर प्राप्त करने का सफल प्रयास करेंगे। तो आइए हम चलते हैं। पहला प्रश्न जो है, हिंदी साहित्य के भारतेंदु युग का संक्षिप्त परिचय दीजिए। इस प्रश्न को हमने पहले भी देखा है, आज भी हम इसका संक्षिप्त परिचय देते हैं। हिंदी साहित्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र का युग, जिसे हम भारतेंदु युग कहते हैं, यह मील की पत्थर के रूप में साबित होती है। इसी युग के द्वारा हिंदी में आधुनिक काल का सूत्रपात होता है। आधुनिक काल में जितने भी प्रकार के जो कविताएं हैं, गद्य हैं, उनका प्रारंभ होता है। साहित्य जो है, खासकर हिंदी साहित्य, क्योंकि इसी के संबंध में हमें पढ़ना है, तो दरबारीपन से हट करके यह आम जनमानस के प्रश्नों को संबोधित करता है। इसी कारण इसे हम हिंदी साहित्य का आधुनिक काल या पुनर्जागरण काल भी कहते हैं। इसी से तीसरा प्रश्न भी जुड़ता है। अब हम प्रश्न को देखते चलेंगे और उससे संबंधित जो उत्तर है, जो उसका समाधान है, उसे प्राप्त करते चलेंगे। तो हिंदी साहित्य के भारतेंदु युग को हम हिंदी साहित्य का पुनर्जागरण काल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसके कारण में पहला है कि इसमें नवजागरण का सूत्रपात होता है। नवजागरण से आशय है कि साहित्य आम जनमानस से जुड़ता है, यानी आम जनमानस की समस्याओं को संबोधित करता है। साथ ही साथ जिस प्रकार से औपनिवेशिक भारत में भारत का शोषण हो रहा था, दिन प्रतिदिन भारत के संसाधनों का विदेशों में जो दोहन हो रहा था, उन सब चीज़ों का भी आर्थिक रूप से शोषण का, सामाजिक रूप से, राजनैतिक रूप से इसमें वर्णन होता है। साथ ही साथ समाज के भीतर की समस्याओं, जैसे कि विधवा विवाह या बाल विवाह या महिलाओं पर अत्याचार या नारी शिक्षा, इन सब विषयों को भी पहली बार संबोधित किया जा रहा था। इसी कारण से हिंदी साहित्य की दृष्टि से जो भारतेंदु का युग है उसे हम पुनर्जागरण काल भी कहते हैं। इसके परिचय देखें तो इसका प्रारंभ 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक होता है, जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र के नेतृत्व में भारतेंदु मंडल जो है वह इसमें अपना प्रमुख योगदान देते हैं। भारतेंदु मंडल में भारतेंदु हरिश्चंद्र इसका नेतृत्व करते हैं और बाकी के जितने भी कवि हैं, चाहे हम बात करें ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का या प्रताप नारायण मिश्र का, ये सभी इस कारण से विभिन्न प्रकार की चीज़ों को संबोधित करते हैं। अब हम हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, जिसके लेखक है विश्वनाथ त्रिपाठी, उनकी कुछ प्रमुख बिंदुओं को देखेंगे, जिसके आधार पर हम इस उत्तर को व्यवस्थित करने का प्रयास करेंगे। वे लिखते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार माना जाता है। नई चेतना से युक्त होने के कारण हिंदी साहित्य रीतिबद्धता से मुक्त हुआ। वे कौन सी परिस्थितियां थीं जिनके कारण आधुनिकता का जन्म हुआ और इसका ऐतिहासिक सामाजिक आधार क्या था? हम सभी जानते हैं कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, यानी 1750 के बाद का समय में अंग्रेजों का भारत पर वर्चस्व जो है वह पूरी तरह से हो जाता है। नए नए प्रकार के रेल, डाक तार, इन सब चीज़ों का प्रसार होता है। बाद में जब 1857 में सिपाही विद्रोह होता है, तब लोगों में एक जनचेतना आती है, लेकिन उस समय जैसा कि हम पढ़ते हैं कि संगठन का अभाव था, जिस कारण से हमें आज़ादी या उस दिशा में प्रयास की जो सार्थकता है वह नहीं मिल पाती है। तो बाद में
जब वह आंदोलन किस प्रकार से बहादुर शाह जफर को अपना कर्ता धार्ता मान करके भारत के विभिन्न भागों में, आरा में, जगदीशपुर में बाबू वीर कुंवर सिंह, लखनऊ में बेगम हजरत महल, इस तरह से अनेक प्रकार के क्रांतिकारियों ने इसमें भाग लिया था। तो ये तो चलते ही थे। उसके बाद में भारतेंदु और उनके मंडल के लेखकों पर इन स्थितियों का प्रभाव पड़ता है। वे देश की दशा पर द्रवित भी होते हैं। उनके साहित्य में नई विषय वस्तु जुड़ गई है। यह नई विषय वस्तु क्या है? यह देश प्रेम है, जो देश के यथार्थ बोध पर आधारित है। इसमें भाषा, समाज सुधार, पाखंड, यानी वे तो एक तरफ देश की समस्याओं को संबोधित तो करते ही हैं, साथ ही साथ देश के भीतर की जो समस्याएं हैं उन सब चीज़ों को भी संबोधित करने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है, भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है। इसका पहला प्रमाण यह है कि साहित्य में किसानों को लक्ष्य करके उन्हें संगठित और आंदोलित करने की दृष्टि से जितना पद्य लिखा गया है उतना दूसरी भारतीय भाषाओं में नहीं लिखा गया है। भारतेंदु ने आर्थिक विषमता, हम तीनों प्रश्नों को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। स्वाधीनता, नारी शिक्षा, यानी पहला है कि भारतेंदु युग का परिचय, दूसरा है कि इसके जो लेखक हैं और इसे पुनर्जागरण का काल क्यों कहते हैं। तो हमने देखा कि पुनर्जागरण का काल इसलिए कहते हैं कि इसमें पहली बार जो है हमने नई नई विचारों को आत्मसात किया। जो बंगाल से जिस प्रकार से भारतेंदु हरिश्चंद्र की यात्रा होती है, वहाँ देखते हैं कि बांग्ला साहित्य में किस प्रकार से जो आधुनिकीकरण का या नए नए प्रकार के विचारों का सूत्रपात हो रहा है, चाहे वो सामाजिक सुधार की बात हो या देश को औपनिवेशिक गुलामी से जो है दूर करने का, स्वतंत्र करने का प्रयास हो, ये सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित थी। इसी कारण से इसे हम जो है पुनर्जागरण काल कहते हैं, यानी पुनः जागरण। अगर हिंदी साहित्य में कहें तो इसे पुनर्जागरण से अच्छा होगा नवजागरण, क्योंकि हमारा साहित्य और हमारा समाज हमेशा से नई नई प्रकार के चेतनाओं से संपृक्त रहा है। आगे देखेंगे, आर्थिक विषमता, स्वाधीनता, नारी शिक्षा, धार्मिक पाखंड, हिंदी भाषा, सब पर अपने विचार प्रकट किए। उनका व्यक्तित्व आंदोलनकारी था। वह व्यक्ति नहीं संस्था थे, इसलिए वे नई चेतना के प्रतिनिधि या प्रतीक साहित्यकार बन सके। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उन्होंने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया। वे साहित्य के नए युग के प्रवर्तक हुए। यद्यपि देश में नए नए विचारों और भावनाओं का संचार हो गया था, पर हिंदी उनसे दूर थी। लोगों की अभिरुचि बदल चली थी, पर हमारे साहित्य पर उसका कोई प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में, भारतेंदु का पूर्ववर्ती काव्य साहित्य संतों की कुटिया से निकलकर राजाओं और रईसों के दरबार में पहुंच गया था। उन्होंने एक तरफ तो काव्य को फिर से भक्ति की पवित्र मंदाकिनी में स्नान कराया और दूसरी तरफ उसे दरबारीपन से निकालकर लोक जीवन के आमने सामने खड़ा कर दिया। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भारतेंदु युग की जनवादिता को ध्यान में रखते हुए लिखा, भारतेंदु युग का साहित्य जनवादी इस अर्थ में है कि वह भारतीय समाज के पुराने ढांचे से संतुष्ट न होकर उसमें सुधार की चाहत रखता है। वह केवल राजनीतिक स्वाधीनता का साहित्य न होकर मनुष्य की एकता, समानता और भाईचारे का भी साहित्य है। भारतेंदु स्वदेशी आंदोलन के ही अग्रदूत न थे, वे समाज सुधारकों में भी प्रमुख थे। स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, विदेश यात्रा आदि के वे समर्थक थे। यानी पहले हमारे समाज में माना जाता था कि समुद्र के पार नहीं होना है, लांघना नहीं है, इस प्रकार से धार्मिक जो है चीज़ें जारी थी। तो 19वीं सदी में आगे पीछे पूरे देश में नवजागरण की लहर दौड़ जाती है। इस नवजागरण पर देशी परिस्थितियों और यूरोप से संपर्क दोनों का प्रभाव है। हिंदी क्षेत्र के नवजागरण पर मुख्यतः अंग्रेजों के शोषण, 1857 के सिपाही विद्रोह और राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रामकृष्ण परमहंस आदि का प्रभाव पड़ा। भारतेंदु इस नवजागरण के अग्रदूत थे। उनके समान धर्मा साहित्यकारों की रचनाओं से हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवर्तन हुआ। इस आधुनिकता के प्रधानतः 3 लक्षण हैं। पहला, वह यथार्थ बोध पर आधारित है। साहित्य काव्य रूढ़ियों, कवि शिक्षा या किसी निर्दिष्ट प्रणाली पर न चलकर अपनी संवेदना आसपास के जीवन से ग्रहण करने लगा। दूसरा, यथार्थ बोध का वास्तविक अर्थ। यथार्थ की विषमता का बोध होता है।
इसलिए उस युग के साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक आदि विषमताओं एवं विरूपताओं का उद्घाटन किया। तीसरा है विषमता बोध से उत्पन्न संवेदना में पीड़ा या छटपटाहट भी है। रचनाकार अपने साहित्य से इस विषमता को पाटने का उद्देश्य व्यंजित करने लगा। इसलिए आधुनिक साहित्य रसमग्न करने के स्थान पर आनंद के साथ कर्म की प्रेरणा भी देने लगा। साहित्य सामाजिक चेतना और उत्तरदायित्व से युक्त हो गया। रीतिवादी साहित्य से आधुनिक साहित्य की यही विशेषता थी जिसका प्रवर्तन भारतेंदु ने किया। सामाजिक उत्तरदायित्व से युक्त होने पर साहित्य की विषय वस्तु का विस्तार हुआ। अनेक नई स्थितियाँ, दृश्य, घटनाएं साहित्य की वस्तु परिधि में आ गईं। रचनागत नवीनता इसी बात में निहित है कि जहाँ पहले रचना दृष्टि नहीं की जाती थी वहाँ की जाने लगी। वस्तु के विस्तार और वस्तुगत संवेदना की नवीनता का विधाओं पर असर पड़ता है। आप इसमें से कुछ कुछ प्रमुख बिंदुओं को आप नोट करेंगे, आप इसे सुनेंगे भी तो बहुत सी चीज़ों में आपको एक सहायता प्रदान करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें शामिल थी। अब हम कुछ प्रमुख रचनाकारों के बारे में बात करेंगे। तो उन प्रमुख रचनाकारों में देखें तो इसमें हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो कि जिनका जन्म 1850 में हुआ, उनकी मृत्यु 1885 में हुई। इतनी अल्प आयु में ही उन्होंने साहित्य की इतनी बड़ी सेवा की, उनकी रचनाओं की संख्या बड़ी है। उन्होंने साहित्य की विविध विधाओं को समृद्ध किया, अनेक विधाओं का प्रवर्तन किया। वे हिंदी साहित्य में आधुनिक युग के प्रवर्तक हुए, यह तो आप देख चुके हैं। 18 वर्ष की आयु में उन्होंने बांग्ला में विद्या सुंदर नाटक का हिंदी में अनुवाद किया। इसी समय अर्थात 1868 ईस्वी में उन्होंने कवि वचन सुधा नामक पत्रिका निकाली। इसमें साहित्यिक रचनाएं तो होती ही थी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विचार और टिप्पणी भी होती थी। इस पत्रिका में उन्होंने विलायती कपड़ों के बहिष्कार की अपील और ग्राम गीतों के संकलन की योजना प्रकाशित की थी। 1873 में उन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन नामक मासिक पत्रिका निकाली। इस पत्रिका का प्रकाशन कितना महत्वपूर्ण है यह इसी से समझा जा सकता है कि स्वयं भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में ढली। बाद में इस पत्रिका का नाम उन्होंने हरिश्चंद्र चंदिका कर दिया। 1874 में उन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए बालबोधिनी नामक पत्रिका निकाली। भारतेंदु ने सबसे अधिक संख्या में नाटक लिखे और अनुवाद किया। उनके मौलिक नाटक इस प्रकार हैं: वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, चंद्रावली, विशस्य विषमौषधम, भारत दुर्दशा, नीलदेवी, अंधेर नगरी, प्रेम जोगिनी और सती प्रताप। अनुदित नाटकों में विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, सत्य हरिश्चंद्र और भारत जननी प्रमुख हैं। बादशाह दर्पण और कश्मीर कुसुम उनके इतिहास ग्रंथ हैं। कुछ आप बीती कुछ जग बीती कहानी है। कविताओं आदि का उल्लेख पहले हो चुका है। भारतेंदु ने यात्रा वर्णन भी लिखा है। उन्होंने सुदूर देहाती क्षेत्रों की यात्रा बैलगाड़ी से की। कहा जाता है कि 1865 ईस्वी में उन्होंने जगन्नाथपुरी की जो यात्रा की उसका उनके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और उनका परिचय बंगाल के नए साहित्यिक आंदोलन से हुआ। जैसे हमने पूर्व में भी चर्चा की थी कि बंगाल में जिस प्रकार से आधुनिकता का सूत्रपात हो गया था, वही सूत्रपात जो है वह हिंदी साहित्य में भी करने का बीड़ा उठाते हैं और इस चीज़ को बखूबी पूरा भी करते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र अत्यंत जीवंत एवं मित्र परायण व्यक्ति थे। उनकी जिंदादिली की कहानियाँ साहित्य क्षेत्र में ही विदित नहीं हैं, अनेक कहानियाँ काशी के लोक जीवन में भी प्रचलित हैं। उन्होंने अपने जैसे समान धर्मा साहित्यिक एकत्र किए, यानी साहित्यकारों को एकत्र किया, उन्हें प्रोत्साहित भी किया और उनकी रचनाएं छापी। इसलिए भारतेंदु युग में एक भारतेंदु मंडल भी थी। जैसा हमने चर्चा किया कि भारतेंदु मंडल में उन्होंने अनेक प्रकार के कवियों एवं साहित्यकारों को प्रेरित भी किया, उन्हें प्रोत्साहित भी किया एवं यथासंभव उनको सहयोग भी प्रदान किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र काशी के अत्यंत समृद्ध परिवार में उत्पन्न हुए थे। कहा जाता है कि स्वयं काशी नरेश इनके यहाँ आया करते थे। उनका जीवन राजसी वैभव का था, किंतु भारतेंदु ने धन की सदैव उपेक्षा की। वे महान दानी थे। कहा जाता है कि उन्होंने प्रेस की भी स्वयं के पैसों से स्थापना की। बाद में उनकी स्थिति
आर्थिक तौर पर खस्ताहाल भी हुई, लेकिन इसकी चिंता न करते हुए हमेशा वे साहित्य एवं समाज के प्रति समर्पित रहे। भारतेंदु महान साहित्यकार ही नहीं थे, महान मानव भी थे। कहा जाता है कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य और मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। भारतेंदु हरिश्चंद्र राष्ट्रीय विचारों के देश प्रेमी व्यक्ति थे। उनका साहित्य साम्राज्यवाद का विरोध करता है, देश की विषमता का चित्रण करता है, उसकी पीड़ा व्यक्त करता है और उस विषमता को दूर करने की प्रेरणा देता है। भारतेंदु के साहित्य में भक्ति, रीति और आधुनिक धाराएं हैं, किंतु उनका ऐतिहासिक महत्व आधुनिक साहित्य के प्रवर्तक के रूप में है, क्योंकि नए बोध पर आधारित यह धारा ही विकासशील थी। इन्हीं गुणों के कारण आधुनिक साहित्य के प्रारंभिक दौर को भारतेंदु युग कहा जाता है। परवर्ती हिंदी साहित्य का विकास जिस जिस दिशा में हुआ, उस पर सबसे पहले भारतेंदु और उनके सहयोगी रचनाकार चले थे। प्रताप नारायण मिश्र, जिनका जन्म 1856 में, मृत्यु 1894 में, ये ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। प्रताप नारायण मिश्र को भी केवल 38 वर्ष की वय यानी आयु मिली थी। वे अत्यंत विनोदी जीव थे। वे ब्राह्मण नामक पत्रिका निकालते थे। अगर आपको भारतेंदु युग की अन्य प्रमुख लेखकों या कवियों की जो रचनाकारों की नाम लिखना हो तो प्रताप नारायण मिश्र प्रमुख हैं। उसके बाद में बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, इनके बारे में जानते हम संक्षिप्त में। उनका मनमौजीपन उनकी रचनाओं विशेषतः निबंधों में दिखाई पड़ता है। उन्होंने कुछ निबंध गंभीर ढंग से भी लिखे हैं। उन्होंने कली कौतिक रूपक तथा संगीत शाकुंतल, भारत दुर्दशा, एक भारत दुर्दशा जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का भी है और दूसरा इनका। उन्होंने दैनिक जीवन की, तो इसके बाद में हठी हमीर, गो संकट, कली प्रभाव, जुआरी खुआरी नाटक लिखे। उनकी कविताओं का महत्वपूर्ण अंश यह है जिसमें उन्होंने आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक समस्याओं का नए बोध के साथ चित्रण किया है। कविताओं के लिए आल्हा, लावनी ये सब छंद हैं जिसमें गाया जाता है। जैसी लोक प्रचलित काव्य शैलियों का भी उपयोग किया है। बालकृष्ण भट्ट जिनका जन्म 1844 में, मृत्यु 1914 में। बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप नामक पत्र निकालते थे। वे निबंधकार, समीक्षक और नाटककार थे। उन्होंने कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल, बाल विवाह, चंद्रसेन आदि नाटकों की रचना की। भट्ट जी ने कुछ बांग्ला नाटकों का हिंदी में अनुवाद भी किया। उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन 1855 से 1922। प्रेमघन जी काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में भारतेंदु को अपना आदर्श मानते थे। वे ये कलात्मक एवं अलंकृत गद्य लिखते थे। ये आनंद कादम्बिनी नामक की पत्रिका निकालते थे। बाद में उन्होंने नागरी नीरद नामक पत्र भी निकाला। प्रेमघन जी निबंधकार, नाटककार, कवि एवं समीक्षक थे। भारत सौभाग्य तथा प्रयाग रामागमन उनके प्रसिद्ध नाटक हैं। प्रेमघन जी ने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है। भारतेंदु युग के अन्य उल्लेखनीय साहित्यकारों में लाला श्रीनिवास दास 1851-87, ठाकुर जगमोहन सिंह 1857-1899, पंडित राधाचरण गोस्वामी 1858-1925 आदि प्रमुख हैं। तो इस प्रकार हमने संक्षिप्त रूप में भारतेंदु युग के बारे में परिचय को जाना। हमने देखा कि किस प्रकार से हिंदी साहित्य जो है भारतेंदु युग में दरबारीपन से अलग हट करके काव्य क्षेत्र में भी खड़ी बोली हिंदी का रूप लेता है, यथार्थ की समस्याओं से परिचित होता है और इस प्रकार नवजागरण का मार्ग प्रशस्त करता है। इस कारण से हिंदी साहित्य के इतिहास में भारतेंदु युग और आधुनिक काल जो है वह अपना प्रमुख स्थान रखता है। इसके परवर्ती जितने भी काल, चाहे वह हम द्विवेदी काल हैं या द्विवेदी के बाद छायावाद का प्रारंभ होता है, उसके बाद प्रगतिवाद, नई कविता, इस तरह के जितने भी काव्यांदोलन एवं गद्य का विकास होता है, जिसके सूत्रधार के रूप में जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की भूमिका जो है अपने आप में अन्यतम है। चाहे इस क्षेत्र में उपन्यास की बात करें, निबंध की बात करें या नाटक की बात करें, कहानी की बात करें, ये सभी जो है नई नई विधाएं जो हैं इनके समय में ही आती हैं और इन विधाओं का हिंदी साहित्य पर जो है युगीनकालीन और प्रमुख प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण से हिंदी साहित्य जो है वो अपने आप में नई वैचारिकता जो है
वह प्रदान करता है। कुछ हम बात करेंगे उपन्यासों के बारे में। अगर आप इसे और विस्तार से समझना चाहते हैं तो आप केवल इन सब चीज़ों को नोट भी कर सकते हैं और सुन सकते हैं। निबंधों के क्षेत्र में देखें तो इस काल में पत्र पत्रिकाएं निकलने लगी थी। अगर बात करें हिंदी की पहली जो पत्रिका है जो 1826 ईस्वी में उदंत मार्तंड पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में कलकत्ता से निकलता है। उसके बाद में धीरे धीरे गद्य का किस प्रकार से प्रकाशन होता है देखेंगे। इस काल में पत्र पत्रिकाएं निकलने लगी थीं। हम केवल कुछ बिंदुओं में इसे समाप्त करने का प्रयास करेंगे, कहानी, समीक्षा, इन सब चीज़ों में, क्योंकि भारतेंदु युग का गद्य के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान है। इस काल में पत्र पत्रिकाएं निकलने लगी थी। हिंदी निबंध और इन पत्र पत्रिकाओं का उद्भव एक साथ हुआ। इस युग के प्रसिद्ध साहित्यकार पत्रकार भी थे। वे अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का पालन करने के लिए अपने विचारों का प्रचार प्रसार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से करते थे तथा अनेक विषयों पर अपने विचार निबंधों में प्रस्तुत करते थे। भारतेंदु युग के साहित्यकार जीवंत व्यक्तित्व वाले थे। व्यक्तित्व की छाप सबसे ज़्यादा निबंध में उभरती है। निबंधों में इन साहित्यकारों के जीवंत व्यक्तित्व की छाप है। उनके व्यक्तित्व की मस्ती इन निबंधों के व्यंग्य, विनोद, हास परिहास और एक प्रकार की स्वच्छंदता में दिखलाई पड़ती है। इन प्रारंभिक निबंधों का रूप थोड़ा अनगढ़ है। वे ललित, विचारपरक, अनौपचारिक और व्यंग्य विनोदपूर्ण हैं। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें गद्य प्रबंध कहा है। प्रताप नारायण मिश्र की भाषा गंभीर विषयों पर लिखते समय भी चुलबुली है और पूर्वी प्रयोगों से युक्त होती थी। उन्होंने भौं, बात, मनोयोग, समझदार की मौत है आदि निबंध लिखे। राधा चरण गोस्वामी का यमलोक की यात्रा, भारतेंदु का स्वर्ग की विचार सभा आदि इस युग के प्रसिद्ध निबंध हैं। भारतेंदु ने नाटक पर जो निबंध लिखा उसे विचारपरक निबंध और साहित्य आलोचन दोनों विधाओं में रख सकते हैं। पंडित बालकृष्ण भट्ट ने छोटे छोटे निबंध लिखे हैं। आँख, कान, नाक आदि को लेकर उन्होंने मुहावरेदार की अनोखी छटा दिखाई है। वे अंग्रेजी, फारसी शब्दों का प्रयोग अपने निबंधों में धड़ल्ले के साथ करते हैं। दूसरा है नाटक। विधाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नाटक का पुनर्प्रचलन था। नाटक की बात आई तो आपको बताते चले, नाटक से संबंधित हमने एक वीडियो भारत दुर्दशा के बारे में भी अपने यूट्यूब चैनल पर डाली है, आप देख सकते हैं। इसका संबंध यथार्थ के विषमता बोध से है, यानी यथार्थ में जितनी प्रकार की जो कई तरह की जो कुरीतियाँ थी समाज में, तो उन सभी का चित्रण है। इसी बोध के कारण भारतेंदु युग की महत्वपूर्ण नाटकीय रचनाएं व्यंग्यपूर्ण भी थी। व्यंग्य सामाजिक विरूपता, कथनीकरणी एवं सिद्धांत और व्यवहार के अंतर को प्रकट करने का प्रभावशाली साधन है। व्यंग्य भंडाफोड़ या उद्घाटन के माध्यम से वस्तु स्थिति को उचित रूप में प्रस्तुत करता है। नई सामाजिक चेतना का दबाव ही था कि गद्य रचना के अंतर्गत भारतेंदु का ध्यान पहले नाटकों की ओर ही गया। भारतेंदु ने काफ़ी संख्या में मौलिक नाटक लिखे और बांग्ला में संस्कृत नाटकों का अनुवाद भी किया। चंद्रावली में प्रेम का महत्व है तो भारत दुर्दशा में देश की दशा का, विशस्य विश्वमोत्सव में जहाँ देशी रियासतों के कुचक्रों की जीवंत झांकी है, वहीं अंधेर नगरी उनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यंग्य नाटक है जो सत्ता की विवेकहीनता का रूप सामने लाता है। श्रीनिवास दास ने रणधीर, प्रेम मोहिनी, तप्ता संवरण और संयोगिता स्वयंवर नाटक लिखे। प्रताप नारायण मिश्र ने कली कौतुक, रूपक और भारत दुर्दशा नाटक लिखे। भारत दुर्दशा एक प्रतीकात्मक नाटक है जिसमें भारत, कलियुग, आलस्य आदि पात्र हैं। श्री राधाचरण गोस्वामी के 2 प्रहसन, बूढ़े मुँह मुहासे और तन मन धन श्री गोसाई जी का अर्पण महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतेंदु युग में नाटक विधा का पुनर्प्रचलन हुआ और उस पर अपने समकालीन जीवन के बोध का दबाव है। उपन्यास। भारतेंदु का ध्यान उपन्यास लिखने की ओर भी गया था। उन्होंने एक मित्र को पत्र में लिखा, जैसे भाषा में कुछ नाटक बन गए हैं, अब तक उपन्यास नहीं बने हैं। आप या हमारे पत्र के योग सहकारी संपादक जैसे बाबू काशीनाथ व गोस्वामी राधाचरण जी की कोई भी उपन्यास लिखें तो उत्तम। इस युग में श्रीनिवास दास ने परीक्षा गुरु और बालकृष्ण भट्ट ने 100 अजान और 1 सुजान नामक उपन्यास लिखे। दोनों कृतियां मूलतः नीतिपरक एवं उपदेशात्मक हैं। भट्ट जी की रचना यथार्थ चित्रण और व्यंग्य विनोद से भरपूर है। भट्ट जी गद्य के बीच संस्कृत के श्लोक और उर्दू के चलते शेर खूब डाल देते हैं।
राधा कृष्ण दास ने निसहाय हिंदू नामक उपन्यास लिखा, जिसका नाम यद्यपि निसहाय हिंदू है, लेकिन उपन्यास में हिंदू मुस्लिम मित्रता दिखाई गई है। इस समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय उपन्यासकार बाबू देवकी नंदन खत्री हैं। इनके लिखे 2 उपन्यास चंद्रकांता 1891 और चंद्रकांता संतति अत्यधिक लोकप्रिय हुए। ये अय्यारी और तिलिस्मी उपन्यास हैं। अय्यारी और तिलिस्मी उपन्यास का नाम है कि जिसमें अय्यारी पर जीवन और जीवन के विभिन्न अनुभव, उत्सव, इन सभी चीज़ों का जिक्र हो, उसे हम अय्यारी या रहस्यात्मक कह सकते हैं। जिसमें तिलिस्मी हो, व्यंग हो, हंसी हो, मनोरंजन हो, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। रोचकता एवं मनोरंजक ही इनकी विशेषताएं हैं। इन उपन्यासों की लोकप्रियता को रेखांकित करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जी ने लिखा है, इन 2 व्यक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल एवं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के प्रमुख जो हैं, आंदोलनकर्ता के रूप में, समीक्षक के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। चंद्रकांता पढ़ चुकने पर वे चंद्रकांता की किस्म की कई किताब जो ढूंढने में परेशान रहते थे। चंद्रकांता पढ़ने के लिए ही न जाने कितने उर्दूजीवी लोगों ने हिंदी सीखी। चंद्रकांता पढ़ चुकने पर वे चंद्रकांता की किस्म की कोई किताब ढूंढने में परेशान रहते थे। शुरू में चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति पढ़कर न जाने कितने नवयुवक हिंदी के लेखक हो गए। चंद्रकांता पढ़कर वे हिंदी की ओर और प्रकार की साहित्यिक पुस्तकें भी पढ़ चले और अभ्यास हो जाने पर कुछ लिखने भी लगे। पंडित किशोरीलाल गोस्वामी ने इस काल में अनेक उपन्यास लिखे। आदर्श रमणी 1890, लवंग लता 1890 उनमें प्रमुख हैं। उन्होंने 20वीं शती के प्रथम दशक में भी अनेक उपन्यास लिखे। कहानी, इस काल में कुछ कहानियाँ भी लिखी गई। स्वयं भारतेंदु ने कुछ आप बीती कुछ जग बीती नामक कहानियाँ लिखनी शुरू की, जिसे वे पूरा नहीं कर पाए। शिव प्रसाद सितारे हिंद की राजा भोज का सपना को भी कहानी कह सकते हैं। अन्य प्रकार की रचनाओं में भारतेंदु ने कश्मीर कुसुम और बादशाह दर्पण लिखकर इतिहास लेखन और जयदेव का जीवन वृत्त लिखकर जीवन रचित यानी जीवन चरित लिखने की प्रवृत्ति का श्री गणेश किया। आलोचना या समीक्षा में भारतेंदु ने नाटक नामक निबंध में अपने मौलिक विचार प्रकट किए हैं। इस निबंध में वे यह बताते हैं कि नाटककार को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नाटक की दृश्यता और उसकी प्रभावोत्पादकता पर बल देते हुए वे लिखते हैं, यदि श्रव्य काव्य द्वारा ऐसी चितवन का वर्णन किसी से सुनिए या ग्रंथ में पढ़िए तो काव्य जनित आनंद होगा। यदि कोई प्रत्यक्ष अनुभव करा दे तो उसे चतुर्गुणित आनंद होगा। समकालीनता के दबाव को रचना में आवश्यक ठहराते हुए उन्होंने लिखा, सहृदयगण के अंतःकरण की वृत्ति और सामाजिक रीति पद्धति, इन दोनों विषयों की समीचीन समालोचना करके नाटकीय दृश्य काव्य प्रणयन करने के योग्य हैं। भारतेंदु के नाटक संबंधी इन विचारों को हिंदी आलोचना का प्रवर्तन मानना चाहिए। पत्र पत्रिकाओं में इस युग के रचनाकार साहित्यिक विषयों या कृतियों पर जो विचार प्रकट करते थे वह हिंदी आलोचना का प्रारंभिक रूप था। इस रूप में पुस्तक समीक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक विवाद श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर को लेकर हुआ। प्रेमघन जी ने संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा अपनी पत्रिका आनंद कादंबरी में की थी। पंडित बालकृष्ण भट्ट ने इसकी समीक्षा हिंदी प्रदीप में की। उनकी समीक्षा का शीर्षक था सच्ची समालोचना। यहाँ भट्ट जी की समीक्षा का एक अंश उद्धृत करना उचित जान पड़ता है, यह जानने के लिए कि हिंदी आलोचना का तेवर प्रारंभ में ही देश काल और इतिहास बोध पर ध्यान देता था। क्या केवल किसी पुराने समय के ऐतिहासिक पुनरावृत्ति की छाया लेकर नाटक लिख डालने से ही यह ऐतिहासिक हो गया? क्या किसी विख्यात राजा या रानी के आने से ही वह ऐतिहासिक हो जाएगा? यदि ऐसा है तो गप हाँकने वाले दास्तानों और नाटक के ढंग में कुछ भी भेद न रहा। किसी समय के लोगों के हृदय की दशा क्या थी, उनके आंतरिक भाव किन पहलुओं पर उस समय पात्र के भाव क्या थे, इन सब बातों को ऐतिहासिक रीति पर पहले पहल समझ लीजिए। भारतेंदु और उनके सहयोगी रचनाकारों ने अधिकांशतः ब्रज भाषा में ही रचना की कविता की है। यद्यपि भारतेंदु ने स्वयं संभवतः प्रयोग के लिए खड़ी बोली में भी कविता की है। उर्दू में रसा नाम से तो वे कविता करते थे, यानी रसा उप नाम से लिखते हैं। जैसे कि आप मेरे चैनल में देखेंगे तो ब्रजाला रोहन अनवेशी, तो उसी प्रकार वे रसा उप नाम से कविता करते थे। उनके अनेक सहयोगियों की भी काव्य के क्षेत्र में यही स्थिति है, किंतु
इस विषय में यह बात ध्यान रखने की है कि इनकी ब्रज भाषा रीतिकालीन कवियों की ब्रज भाषा से भिन्न है। इनकी ब्रज भाषा पर वैचारिकता और गद्यात्मकता का दबाव है। इसका वाक्य गठन खड़ी बोली के वाक्य गठन में ढला है। भारतेंदु ने भक्ति और काव्य रीति दोनों परंपराओं में कविता की है। भारतेंदु युग में जीवन की समस्याएं कविता का विषय बन गई हैं। इस युग की कविता में अखबारीपन भी देखा जा सकता है। जैसे दादा भाई नौरोजी को काला कहे जाने पर प्रेमघन जी ने लिखा, अचरज होत तुमहु समगोरे बाजत कारे, तासो कारे कारे शदहु पर हैं वारे। भारतेंदु ने आर्थिक सामाजिक दुर्दशा की ओर लोगों का ध्यान खींचा। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पैधन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। आप प्रथम पंक्ति और दूसरी पंक्ति में परस्पर विरोध देख सकते हैं। धन विदेश चली जात अपने आप में एक सपाट वक्तव्य लगता है, किंतु सहृदय श्रोता के चित्त में यह साम्राज्यवादी लूट, ढाका के जुलाहों के दमन, अकाल, भुखमरी आदि का बिंब उदित करेगा। इन पंक्तियों की मार्मिकता इन्हीं बिंबों में है जिन्हें इन सब का बोध नहीं। वैसे पंक्तियों को आज भी नीरस कहते और समझते हैं। प्रताप नारायण मिश्र की कविता में क्षोभ का स्वर आर्थिक है, व्यंग्य में कुशल है। सर्वशु लिए जात अंग्रेज, हम केवल लेक्चर कौतेज। श्रम बिन बातें का करती हैं, कहूँ टटकन गजें टरती हैं। इस काल के कवियों का ध्यान भाषा समस्या की ओर गया। जातीय चेतना के रूप में भाषा समस्या की ओर कवि का ध्यान जाना अभूतपूर्व बात थी। भारतेंदु ने लिखा, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटट नहीं को शूल। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटट नहीं को शूल। भारतेंदु की प्रकृति परक कविताओं में भी देश की दुर्दशा और भविष्य के स्वप्न के विचार आ जाते हैं। इस प्रकार उनके यहाँ पुराने विषय नए बोध और नए संदर्भ जगाते हैं। यह बात प्रातः स्मिरण जैसी कविताओं में देखी जा सकती है। इस युग की कविताएं लोक प्रचलित काव्य रूपों को अभिव्यक्ति का माध्यम बनाती हैं। भारतेंदु ने खुसरो जैसी पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखीं। प्रताप नारायण मिश्र ने लावनी आल्हा लिखा। इस काल की काव्य भाषा की गद्यात्मकता की बात पहले की जा चुकी है। नए भावबोध की अभिव्यक्ति करने वाली कविताओं की भाषा अनगढ़ है। उसमें रीति काव्य की भाषा जैसा प्रवाह नहीं है। इसमें तत्सम और देशी शब्दों का प्रयोग बढ़ गया है। भारतेंदु और उनके मंडल के कवि कविता के गद्य का काम ले रहे हैं। भारतेंदु ने एक पूरा भाषण दोहों में लिखा था, जिसे उन्होंने बलिया के एक सम्मेलन में दिया था। वस्तुतः यह इस बात का द्योतक है कि काव्य भाषा के लिए खड़ी बोली की आवश्यकता का अनुभव किया जाने लगा। तो इस प्रकार हमने देखा भारतेंदु युग के बारे में, हिंदी साहित्य के आधुनिक युग के बारे में, हिंदी साहित्य के नवजागरण के बारे में। और अगले वीडियो में, अगले में ऑडियो आर्टिकल में आप पढ़ेंगे कि हिंदी साहित्य का जो द्वितीय उत्थान के रूप में किस प्रकार से द्विवेदी युग की रचनाएं जो हैं वह अपने आप में एक प्रमुख मील का पत्थर के रूप में साबित होती हुई आगे बढ़ती है। और इस युग में अनेक प्रकार की ऐसी रचनाएं हैं जिन रचनाओं में हम देख सकते हैं कि राष्ट्रीयता का विकास भी होता है और इस विकास के माध्यम से पूरे हिंदी साहित्य में एक नई भावधारा का प्रस्फुटन होता है। और इस प्रकार से यह जो काल है वह प्रमुख सामने के रूप में सामने आता है। आपने पूरे धैर्य से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरे वीडियो में द्विवेदी युग के बारे में चर्चा करेंगे विस्तार से। धन्यवाद।